नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। नेचुरल जस्टिस का आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप लोगों की जिम्मेदारी बचेगी कि आप जितनी भी बातें मैंने बताई है उसको थॉरली बुक से बहुत अच्छे से पढ़ें, केस लॉ को देखें और अपने शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स दोनों ही प्रिपेयर कर लें। आज का हमारा पॉइंट है सुनवाई यानी विचारण यानी हियरिंग, जिसको आप लोग ट्रायल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सुनवाई को नेचुरल जस्टिस में शामिल करने का ये मतलब है कि जब किसी भी व्यक्ति का मामला कोर्ट में चल रहा होता है और चाहे वो उसके पक्ष में हो चाहे उसके विपक्ष में हो, मामला चाहे कैसा भी हो, लेकिन जो भी सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान जो कुछ भी होगा वो सब उसके सामने ही होगा और उसको अच्छे से स्पष्टीकरण देने का, अपनी बात रखने का मौका भरपूर दिया जाएगा। जो भी आदेश पारित होंगे, जो कुछ भी कोर्ट की तरफ से होगा, सब उसके सामने ही होगा और उससे पूछा जाएगा, उसको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। चाहे ओरल एविडेंस हो, चाहे रिटन एविडेंस हो यानी दस्तावेजी साक्ष्य हो या मौखिक साक्ष्य हो, जो भी कुछ आएगा वो सब का सब उसके सामने ही आएगा और उसको भी इस संबंध में बोलने का मौका दिया जाएगा। सारी जानकारी दी जाएगी। गवाहों की जो जांच वगैरह होती है यानी बहस होती है, फिर जिरह होती है जिसे कहते हैं, वो सारा अधिकार भी उस व्यक्ति को मिलेगा, यानी हर व्यक्ति को मिलेगा जिसका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। तो ये थी छोटी सी तस्वीर कि सुनवाई के मामले में नेचुरल जस्टिस का इस्तेमाल है कैसे होगा। जब भी आप किसी चीज के बारे में जानने लगते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं, उसका मतलब जानते हैं, तो आपको अपने आंसर में उसके तत्व भी लिखने होते हैं। वैसे भी आपको तत्व देने होंगे। सबसे पहला तत्व है निष्पक्ष सुनवाई का, कि जो निर्णय देने वाले जो अधिकारी होते हैं, मुकदमे में शामिल करने वाली जितनी भी सामग्री होगी वो उनके पास आ जानी चाहिए। यानी जब तक जस्टिस को पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन सा एविडेंसेस, पेपर, डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हो रहा है, तब तक वो आगे की कार्यवाही में कैसे कुछ कर सकते हैं। तो जो भी जजमेंट देने वाले होते हैं, निर्णय करने वाले अधिकारी होते हैं, मुकदमे में जितना भी एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट, पेपर, कोई भी सामग्री आ रही है वो सारी की सारी उनके पास चली जानी चाहिए। दूसरा है संबंधित व्यक्ति को उन सभी साक्ष्यों और सामग्रियों से अवगत कराना चाहिए जो उस व्यक्ति के खिलाफ में या उसके अहित में, अहित का मतलब यहाँ पे बुरा करना नहीं है कि अगर आप किसी मामले के विपक्ष में है तो आप विपक्ष में ही बात करेंगे। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ में कार्यवाही हो रही है और उसके विपक्ष में कोई एविडेंसेस वगैरह, कोई सामग्री, कोई साक्ष्य वगैरह अगर आ रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति को दिखाने चाहिए। उस व्यक्ति को इस बात से अवगत कराना चाहिए कि आपके खिलाफ में ये सारी जो है पेपर, डॉक्यूमेंट, एविडेंसेस जो है वो आ रहे हैं और आपके खिलाफ में इस्तेमाल किए जाएंगे। थर्ड नंबर पॉइंट है संबंधित व्यक्ति को उन सभी साक्ष्यों और सामग्रियों का खंडन करने का अवसर दिया जाएगा जो उसके विरोध में यूज की जाने वाली है। यानी कि अब अगर मैं कोई पक्षकार हूं और मेरे खिलाफ में कोई सामग्री, कोई एविडेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मुझे उसको डिनाई करने का भी तो पूरा मौका मिलना चाहिए ना। मैं क्यों उस बात को मान लूं जब वो सच है ही नहीं। तो जब वो सच नहीं है तो मुझे इस बात का पूरा मौका, पूरा अवसर दिया जाएगा कि मैं उन एविडेंसेस को यानी कि उस साक्ष्य का पूरी तरीके से खंडन करूं कोर्ट के सामने। तो ये एलिमेंट्स हैं जो आपके निष्पक्ष सुनवाई के तत्व को पूरी तरीके से डिफाइन करता है। अब हमारे पास में कुछ केसेस हैं जो कि मैंने 3 केसेस के लिए लिए हैं। आपके बुक में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरा सुन के भी लिख सकते हैं। कॉपर वर्सेस वॉन्ड्सवर्थ बोर्ड ऑफ वर्क्स 1863 का केस है। इसका फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। वॉन्ड्सवर्थ बोर्ड ऑफ वर्क जो है एक नगर निगम है और उनके पास में सभी इमारत वगैरह को तोड़ने का जो है अधिकार यानी अथॉरिटी थी। और वैसी इमारतें, मतलब ऐसे ही तो कोई किसी की घर वगैरह, मकान वगैरह तो नहीं तोड़ देगा ना। तो अथॉरिटी उस तरह की इमारत को तोड़ने की उनके पास में थी जो कि कानूनी जो शर्त है
जो एक आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको एक शर्त लगाई गई है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। वैसे ही हम लोग भी हैं, आप भी अगर घर में अपने कुछ कंस्ट्रक्शन करते होंगे तो बहुत सारी शर्त जो है उसका पालन करते हुए करते होंगे, जो सरकार की तरफ से लगती है। तो उनके पास में ये अथॉरिटी थी कि अगर कोई शर्त का उल्लंघन करते हुए कोई मकान, कोई घर खड़ा किया जाता है, कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, तो वो लोग उसको तोड़ देंगे। अब यहाँ पे वादी जो कि एक व्यक्ति है, वो नगर निगम की बिना अनुमति लिए ही मकान बनाने का काम शुरू कर देता है। बोर्ड ने उस मकान को इस आधार पर तुड़वा दिया, ये बोल के कि निर्माण जो हो रहा था ना, कंस्ट्रक्शन, वो बिल्कुल इनवैलिड तरीके से, अवैध तरीके से हो रहा था। और वादी ने क्या किया, नगर निगम के खिलाफ में ट्रेसपास का मुकदमा दायर कर दिया कि भाई जबरदस्ती ये लोग ट्रेसपासर थे, मेरे घर में घुस के मेरा मकान इन लोगों ने तोड़ दिया। तो बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। वादी ने ये साबित कर दिया कि नगर निगम का जो बोर्ड है उसके तरफ से जब ये तोड़ने की कार्यवाही की जा रही थी, उसके पहले मेरे पास में कोई अल्टीमेटम वाला नोटिस आया ही नहीं था कि भाई आप मकान खाली कर दीजिए या हम मकान को तोड़ने वाले हैं। प्रायर कोई नोटिस नहीं दिया गया। सही बात है, जब आप नोटिस नहीं देंगे इस तरीके का और सामने वाले को परेशानी होगी। तो जब ये मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने फैसला दिया कि बोर्ड कोई चेतावनी नहीं दे रहा था, इस वजह से जो है वादी को मकान खाली करने का अवसर नहीं मिला और बिना बताए ही और बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए ही मकान को तोड़ देने की कार्यवाही की गई, जो कि अवैध है, इनवैलिड है। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे केस की तरफ, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है, मिलता जुलता। दूसरा केस है स्पैकमैन वर्सेस प्लमस्टीड बोर्ड ऑफ वर्क्स, 1885 का केस है। पहले वाला केस जो है, मैं आपका इसमें ईयर बोलना भूल गई थी, 1863 का था। दूसरा वाला 1885 का है। तो यहाँ पर प्लमस्टीड बोर्ड ऑफ वर्क जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक सांविधिक निकाय, एक सरकारी संस्था थी। और वो लोग जो है, मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो थी ही, और साथ ही साथ जो है सुपरिटेंडेंट आर्किटेक्ट भी थे, मतलब कि ये अधीक्षण वास्तुकार का काम भी करते थे, जिनका काम ये निरीक्षण करना होता था कि सड़क के किनारे जो भी बनाया जाने वाला मकान है, इमारत है, वो पंक्तिबद्ध रूप से बने, यानी एक के बाद पंक्ति के रूप में बनना चाहिए। और अगर ये उल्लंघन होता है, यानी वो पंक्तिबद्ध रूप से अगर वो नहीं बनाई जाती है, तो उनके खिलाफ में अभियोजन चलाया जाएगा, यानी प्रोसिक्यूट करके उनको कोर्ट में घसीटेंगे, मुकदमा चलाएंगे। याचिकाकर्ता ने अपना मकान बनवाया, लेकिन भूल से सड़क किनारे की थोड़ी सी जमीन का उसने अतिक्रमण कर लिया। अब भाई अतिक्रमण कर लिया तो फिर सरकार यहाँ छोड़ेगी नहीं। बोर्ड ने बिना कोई नोटिस दिए ही मकान को तुड़वा दिया और साथ ही मकान मालिक के विरुद्ध में अभियोजन की कार्यवाही भी स्टार्ट कर दी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि मुकदमा करके कोर्ट में घसीटेंगे, वही हुआ। लेकिन जब ये मामला अदालत में गया तो अदालत ने फैसला दिया कि बोर्ड द्वारा जितनी भी कार्यवाही की गई, यानी 2 कार्यवाही की गई थी, एक तो घर तोड़ना बिना नोटिस के और दूसरा के प्रोसिक्यूट करना, अभियोजन चलाना, ये दोनों ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और नेचुरल जस्टिस के वॉयलेशन में था। इसीलिए ये कार्यवाही यहाँ पर वैध नहीं मानी गई, उस व्यक्ति के हक में ही फैसला। नेक्स्ट केस है हमारे सामने राइज वर्सेस बॉल्डविन, 1957 से 58। इसमें जो मिस्टर राइज नाम के व्यक्ति हैं, वो 1957 से 58 के दौरान में ब्राइटन जो शहर होता है उसके हेड कांस्टेबल होते हैं। अब उनके कार्यकाल के दौरान ही उनके खिलाफ में जो है भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें आती है और काफी आलोचना जो है वो होती है, जिसके वजह से शिकायत दर्ज हो जाती है। उनके विरुद्ध लगाए गए जितने भी आरोप वगैरह थे, उसकी सुनवाई जो है स्थानीय निगरानी समिति ने शुरू कर दी। अब सुनवाई के दौरान उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। आरोपों की सुनवाई में उनके खिलाफ में जो है दोष सिद्धि दर्ज ही नहीं हुई, यानी दोष सिद्ध जो है वो हुए ही नहीं कि उन्होंने ऐसा किया है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद भी उन्हें फिर से नौकरी में बहाल नहीं किया गया, हालांकि उनको कर लेना चाहिए था। जब उनके दोष सिद्धि हुई ही नहीं तो उनको नौकरी पर रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निगरानी समिति जो थी, उन्होंने मार्च
1958 में नगर निगम अधिनियम 1882 की धारा 191 की उपधारा 4 के तहत मिस्टर राइच को नौकरी से बर्खास्त ही कर दिया। बर्खास्तगी के आदेश में उनके विरुद्ध किसी खास आरोप का भी जिक्र नहीं किया गया, जबकि करना चाहिए था कि अगर आप किसी को नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं तो वो आरोप भी उनको बताने चाहिए किस वजह से उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। मिस्टर राइच ने एक वकील के माध्यम से निगरानी समिति में इसके लिए विरुद्ध प्रतिवेदन किया। मतलब उन्होंने भी एक एप्लीकेशन डाला कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये खिलाफ में उन्होंने इसके खिलाफ में एप्लीकेशन दिया, लेकिन उन्हें नौकरी में दोबारा बहाल नहीं किया गया। इसके बावजूद भी उन्होंने गृह सचिव के पास में फिर अपील दायर की, लेकिन उन्होंने भी मिस्टर राइच की अपील ठुकरा दी। अब मिस्टर राइच ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सहारा लिया। जब ये मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मिस्टर राइच की अपील को स्वीकार किया और ये विचार व्यक्त किया कि जो समिति, निगरानी समिति जो थी, वो उनके विरुद्ध जो आरोप लगा रही थी उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए थी कि उनको नौकरी से बर्खास्त क्यों किया जा रहा है, उनका आरोप क्या है, और उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका भी देना चाहिए था, वो भी नहीं किया निगरानी समिति ने, और जो कि गलत था। ये नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में था, इसलिए गलत था। बाद में नेचुरल जस्टिस के वायलेशन को देखते हुए ही उनको वापस नौकरी में बहाल करने का आदेश जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ से दिया गया। बहुत ही अच्छा केस था, बहुत ही बेहतरीन केस था। मेरे हिसाब से तो ये केस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। आपको समझ में आ गया होगा, इसकी मुझे अब उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। आप लोग मन लगा के पढ़िए। नेचुरल जस्टिस मेरी तरफ से आपका आज कंप्लीट होता है, और जो भी आपकी परेशानी होगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। आपको लेक्चर मेरा कैसा लगता है ये बात भी आप बताइएगा जरूर। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो अनलाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें बहुत जल्दी पढ़ाई करनी है और फटाफट बाकी के पेपर भी कंप्लीट करने हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगी किसी और सब्जेक्ट के साथ में, किसी और टॉपिक के साथ में, किसी और सेक्शन के साथ में, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड और राजस्थान की वैकेंसी आपके हाथ में है। बहुत लोगों ने ये दोनों ही फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो उसकी तैयारी के हिसाब से भी हमें चलना है। और बिहार जुडिशरी में तो अभी 5 से 6 महीने का वक्त है, तब तक के लिए हम साथ ही साथ उसकी और इन सारे स्टेट्स की भी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड नाइट फ्रेंड्स।